नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना एक साथ क्यों ज़रूरी है। कैसे मेंटल हेल्थ और हमारी मेडिकल हेल्थ जो है वो आपस में रिलेटेड है, इन दोनों के बीच संबंध कैसा है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारण हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ कंडीशंस में मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं और उल्टा मेडिकल कंडीशंस में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स आपस में एसोसिएटेड हैं जिसकी वजह से एक तरह के पेशेंट में दूसरे तरह की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी तो मेडिकल प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ेगा, और अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ेगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक आपके सामने एक चार्ट है जो कि एक नेशनल कोमोर्बिडिटी सर्वे पर बेस्ड है, जिसमें कि आपको दिखाया गया है दो सर्कल्स हैं। एक बड़ा सर्कल है जो कि दिखा रहा है कि मेडिकल कंडीशंस कितने प्रतिशत लोगों में होती है, और इसमें बताया गया है कि अमेरिका में 58% लोगों को किसी भी टाइम पर मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसी के साथ 25% एडल्ट पॉपुलेशन में मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब यह है कि जिन लोगों में मेडिकल कंडीशन है उनमें मेंटल हेल्थ कंडीशन भी है, और वाइस वर्सा, मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो मेडिकल कंडीशन भी है। तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ परसेंटेज बताई हुई है, और इसमें बताया गया है कि जिन लोगों में मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं उनमें 68% लोगों में कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन मिलती ही है, और इसी के उल्टे जिन लोगों में मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी, लंग, लीवर, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो गई, उनमें 29% लोगों में कोई ना कोई मेंटल इलनेस रिलेटेड इशू मिलता ही है, पाया जाता ही है। तो हम देखेंगे कि ये जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का जो आपस का जो रिलेशन है ये काफी स्ट्रांग है। आप अक्सर सुनते होंगे, अक्सर आसपास आपने कई सारी वीडियोस में या किसी ना किसी टीवी चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, और वो बताते हैं कि कैसे जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इशू होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उनमें डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, मोटापे का रिस्क बढ़ जाता है, दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत आम तौर पर आपने सुना होगा कि मेंटल इलनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो फिजिकल कंडीशंस डेवलप होंगी, उन लोगों में रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और इसी के साथ जिन लोगों को क्रोनिक कंडीशंस हैं, मतलब मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज है, एस्थमा है, या कोई भी क्रोनिक पेन की प्रॉब्लम्स हैं, या किसी तरह का कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम हार्ट अटैक की लंबी हिस्ट्री रही है, उनमें भी डिप्रेशन और एंजाइटी के रिस्क बढ़ जाते हैं। खासकर कि हेल्थ एंजाइटी का बढ़ जाना, पीटीएसडी हो जाना, ये सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। और ये भी आपने बहुत सुना होगा कि लंबे टाइम तक फिजिकल स्ट्रेस होने की वजह से, तनाव होने की वजह से मेंटल हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया। यहां पर मैं आपसे इस वीडियो में आगे बात करूंगा कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मेडिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशंस दोनों का डेवलप होने का चांस ज्यादा होता है। यहां आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब ये एक मॉडल है जिसमें इंटरेक्शन बताया हुआ है मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स का। लेफ्ट साइड में देखेंगे रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, तीन इसके अंदर कैटेगरीज हैं: चाइल्डहुड एडवर्सिटी, स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन, और एसईएस मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स। इनकी वजह से आप पाएंगे कि क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, और साथ ही एडवर्स हेल्थ बिहेवियर, मतलब कुछ बहुत बुरी कंडीशंस डेवलप होती हैं, मतलब बुरी आदतें हो जाती हैं, लाइफस्टाइल खराब हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये जितने लंबे समय तक बने रहेंगे उतना चांस है कि मेडिकल या मेंटल डिसऑर्डर्स या कुछ गलत आदतें या कुछ एडवर्स हेल्थ आउटकम्स डेवलप होंगे। अब ये रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी है चाइल्डहुड एडवर्सिटी की। इसमें हम पाएंगे कि किसी भी तरह का लॉस जो कि बचपन में हो सकता है, जैसे कि किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाना, जैसे कि पेरेंट की डेथ हो जाना, या कोई भी ऐसा पर्सन जिससे कि हम बहुत ज़्यादा अटैच थे, जैसे कि कोई दादा दादी, नाना नानी भी हो सकते हैं, घर के कोई चाचा ताया भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कि लॉस हुआ, उसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा, जैसे कि चाइल्डहुड डिप्रेशन हो सकता है, चाइल्डहुड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और इसी के साथ मेडिकल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो सकते हैं। हालांकि ये मेडिकल डिसऑर्डर्स जरूरी नहीं कि उसी टाइम देखने में आए, कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जरूरी नहीं कि उसी टाइम देखने में आए। रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है कि जिन लोगों में भी मेडिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज प्रेजेंट होते हैं,
अगर हम उनके बचपन में जाके देखें तो पाएंगे कि जिन लोगों में मेडिकल डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर्स रहे हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा मेजर रिस्क फैक्टर होता है और वो लंबे समय तक भी मौजूद हो सकता है। इन्हीं के बारे में मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि ये रिस्क फैक्टर होंगे, किसी का लॉस होगा तो इमीडिएटली कोई मेडिकल प्रॉब्लम देखने में आएगी, ऐसा नहीं है। पर हाँ, किसी ना किसी तरह से जो लॉसेस होते हैं ये हमारे अंदर काफी स्ट्रेस बिल्ड करते हैं, हमारा जीवन के प्रति रवैया बहुत नेगेटिव कर देते हैं, हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप अफेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम कहें कि इस लॉस का डायरेक्ट इंपैक्ट क्या है हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर, ऐसा देखने में नहीं आएगा। कोई ना कोई दूसरा कारण बीच में मौजूद होगा, जैसे कि स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, नेगेटिव बिलीफ, परसेप्शन, सपोर्ट की कमी होना, लोनलीनेस होना, ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाएंगे। इसी के साथ एब्यूज और नेग्लेक्ट दूसरा एक फैक्टर है चाइल्डहुड एडवर्सिटी वाली कैटेगरी में। मतलब कि बचपन में कोई फिजिकल एब्यूज होना, मारपीट होना, इमोशनल एब्यूज होना, बहुत ज्यादा धिक्कारना, या घर के अंदर बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट होने की वजह से माँ बाप नेग्लेक्ट करें बच्चे को, बच्चे पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिजिकल या मेंटल इश्यूज हो रहे हैं तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, हल्के में ले रहे हैं, या डिवोर्स इश्यूज चल रहे हैं घर में तो इस वजह से बच्चे पर ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे काफ़ी सारे नेग्लेक्ट वाले इश्यूज या डायरेक्ट सेक्सुअल या फिजिकल एब्यूज वाले इश्यूज से मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ने का खतरा हमेशा ज्यादा रहता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। ये रिस्क फैक्टर्स कई साल पहले भी मौजूद हो सकते हैं। तो चाइल्डहुड एडवर्सिटी का मतलब है कि हो सकता है किसी पर्सन को एडल्टहुड में जाकर डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्याएं डेवलप हो रही हैं, डिस्थाइमिया हो रहा है, क्रोनिक डिप्रेशन है, पीटीएसडी है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। उसकी जड़ें कहीं ना कहीं बचपन में हो सकती है, जिस बारे में यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट फैक्टर आएगा हाउस होल्ड डिस्फंक्शन। मतलब घर के अंदर हालात ठीक नहीं है, घर में बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत नकारात्मकता है, घर में माँ बाप में, बच्चों में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे हैं, मारपीट हो रही है, डिवोर्स इश्यूज चल रहे हैं, गाली गलौज होता है, घर में कोई पेरेंट है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रग लेता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पेरेंट्स के बीच हो सकता है, किसी भी तरीके के इश्यूज जो कि बचपन में मौजूद हैं, जिसमें कि हम कहें कि घर जो है वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इशू से लेकर किसी भी टाइप का इशू। इनफैक्ट यहां पर हम ये भी कहेंगे कि घर में किसी फैमिली मेंबर का मेंटल इलनेस से सफर करना भी कहीं ना कहीं डिसफंक्शन का पार्ट होता है, क्योंकि अगर किसी को मेंटल इलनेस होगी तो घर ठीक ठाक काम नहीं करेगा और वो भी एक बड़ा कारण बन जाता है फ्यूचर में आने वाली मेडिकल या मेंटल डिसऑर्डर्स का। नेक्स्ट कैटेगरी में अगर हम जाएं तो वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हुए? स्ट्रेस रिलेटेड, जो कि लंबे समय तक तनाव बनाकर रखते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये जो चाइल्डहुड एडवर्सिटी वाले जो फैक्टर्स हैं ये भी काफी तनाव देने वाले फैक्टर्स हैं, पर ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर एक या दो बार भी होते हैं लाइफ में तो भी इनका लंबे टाइम तक इंपैक्ट देखने में आता है। देखने से लगेगा कि बचपन में किसी की डेथ हो गई, डिवोर्स हो गया पेरेंट्स के बीच, या कोई मारपीट होती थी थोड़े समय के लिए, तो वो थोड़े ही समय का इशू था, शायद रिजॉल्व हो गया होगा, पर नहीं, एक व्यक्ति की सोच और इमोशंस पे फर्क आता है। पर ये वन टाइम टू टाइम वाले इंसिडेंट हो सकते हैं। स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो हम क्रोनिक स्ट्रेसर्स की बात करते हैं, जैसे कि कोई बड़ा कोई एडवर्स लाइफ इवेंट हुआ हो, कोई बीमारी बचपन में डायग्नोज हो गई हो, बहुत बड़ा कोई फेलियर हुआ हो लाइफ में, ये पर्सनल फैक्टर्स हैं। स्कूल छूट गया हो, बुलिंग हुई हो, मतलब स्कूल में बच्चे को बुली किया गया हो, छेड़छाड़ की गई हो। इसी के साथ क्रोनिक स्ट्रेसर्स, मतलब लंबे समय तक स्ट्रेस बना हुआ है, जैसे कि घर में किसी को अगर मेंटल इलनेस है तो उस पर्सन की वजह से लंबे समय तक स्ट्रेस का माहौल रहेगा, उस स्ट्रेस से एक बच्चे को डील करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहां पर सिर्फ बचपन की बात नहीं हो रही, यहां पर बड़ी उम्र की बात भी हो रही है। मान लीजिए स्ट्रेस जो है वो बड़ी उम्र में आता है, जैसे जॉब नहीं लग रही, सालों तक जॉब नहीं लग रही, ऐसे में क्या होगा? स्ट्रेस बना रहेगा और डिप्रेशन और अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज की तरफ एक व्यक्ति बढ़ जाएगा। मेडिकल कंडीशंस डेवलप होंगी अगर लंबे टाइम तक जॉब नहीं है, घर के अंदर बहुत कलेश चल रहे हैं, शादी में हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं, घर में इन लॉज के साथ, सास ससुर के साथ या दूसरे लोगों के साथ नहीं बनती, किसी महिला की या किसी भी आदमी की। तो ऐसे में स्ट्रेस लंबे टाइम तक बना रहने की वजह से हार्ट की इलनेसेस का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक लोगों में ज्यादा पाया जाता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगा और किसी ना किसी तरह से पर्सन बहुत तनाव में रहेगा, जिससे कि मेडिकल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। तो क्रोनिक स्ट्रेसर्स मतलब लंबे समय तक बने रहने वाला स्ट्रेस का कोई फैक्टर, या कोई एडवर्स लाइफ इवेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया हो,
या भाई लोग आपस में साथ रहते थे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुए और भाई अलग हो गए, बिजनेसेस अलग हो गए, तो वो भी एक तरह का एडवर्स लाइफ इवेंट ही कहा जाएगा, जिसमें कि हो सकता है किसी तरह का इनजस्टिस हुआ हो, कुछ ना कुछ केस चले हों। तो प्रॉपर्टी या घर के किसी भी तरह के डाउरी या कोई भी केस अगर चले हों तो ऐसे में भी एडवर्स लाइफ इवेंट्स में उसको काउंट किया जाएगा, जो कि बहुत ही तनाव और बहुत ही परेशान करने वाले कारण होते हैं। तो इसकी वजह से स्मोकिंग की आदत बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, अचानक से बहुत सारा बर्डन आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस होगी, डिप्रेशन का रिस्क बढ़ेगा और सब्सटेंस अब्यूज का रिस्क बढ़ जाता है, और धीरे 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 ये सब मेडिकल कंडीशंस भी डेवलप कर देती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है SES, मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। एक व्यक्ति का समाज में क्या दर्जा है, क्या स्टेटस है, और उस व्यक्ति के आर्थिक हालात कैसे हैं, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं किसी की मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे भी। आर्थिक हालात मतलब एक व्यक्ति के घर में आमदनी अच्छे से हो रही है नहीं, घर का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है नहीं, लोग किराए पे रहते हैं या अपना घर है, एक जगह से दूसरी जगह नई नई जगहें बदलते रहते हैं, क्या किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर उनका गुजारा ठीक से नहीं होता, किसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी में या बिजनेस में कोई धोखा मिला है, डिस्प्यूट्स हुए हैं, तो ऐसे में लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बदल जाता है। तो कौन से इसके अंदर फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि पॉवर्टी मतलब गरीबी। बहुत कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स हैं रिसर्चेज में जो बताती हैं कि गरीबी की वजह से लोगों में मेडिकल कंडीशंस तो बनेंगी ही बनेंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन ठीक से नहीं होगा, इलाज ठीक से नहीं होगा, बीमारियां पकड़ेंगी, तो लोगों को क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स होंगे, लंबे समय तक बीमारियां बनी रहेंगी क्योंकि इलाज ठीक से नहीं कर पाएंगे, हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। साथ ही मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, गुस्से की प्रॉब्लम्स होंगी, सब्सटेंस अब्यूज होगा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स होंगी, PTSD होगा, कलेशों की वजह से बहुत ज़्यादा PTSD के चांस बढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। नेबरहुड मतलब आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, या तो कोई एक पड़ोसी बड़ा लड़ाका है भाई, उनसे लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत नाक में दम कर रखा है उन्होंने पूरे पड़ोसियों के, पर यहां ऐसा भी हो सकता है कि जब हम किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड एरिया नहीं है, मतलब वहां के लोग बड़े अमीर नहीं हैं या बहुत गरीबी है, या किसी तरह से लोग जो है बड़े आपस में लड़ते हैं, वहाँ के लोगों का एजुकेशनल स्टेटस जो है वो अच्छा नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि लोकेलिटी बहुत खराब है आसपास की, तो ऐसे नेबरहुड में भी रहने से लोगों की मेंटल हेल्थ खराब रह सकती है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कई सारी स्टडीज में देखने में आया है। और इसी के साथ अगर हम उल्टा देखें, ऐसे माहौल में रहना जहां पर कि आसपास के लोगों से कोई बातचीत ही नहीं होती, कोई कम्युनिटी एक्टिविटीज नहीं होती, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, घर के अंदर बंद पड़े हैं, तो उसमें लोग लोनली हो जाएंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी, और इस वजह से भी डिप्रेशन और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो दोनों तरीके से नेबरहुड जो है वो मैटर करता है, क्योंकि हमारा जो पड़ोस है वो हमारे रिलेशनशिप्स को डिटरमाइन करता है, हमारे आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, हमारी लोगों के साथ कैसे बनी हुई है, लोग हमारे प्रति क्या सोचते हैं, या वो किस तरह के हैं, हमारी लाइफ में कितनी ट्रबल देते हैं, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसमें। नेक्स्ट आता है सोशल सपोर्ट। अगर हमारे को लाइफ के अलग अलग पड़ावों पर अगर सोशल सपोर्ट नहीं है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो वर्क प्लेस पर आए, चाहे वो हमारे दोस्तों मित्रों से हो, रिश्तेदारों से हो, या आस पड़ोस के लोगों से हो, सोशल सपोर्ट की कमी होगी तो मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स दोनों डेवलप हो सकते हैं। डिप्रेशन एंजाइटी तो हमें पता है डेवलप होगा, सब्सटेंस अब्यूज भी डेवलप होने के चांस हो जाते हैं ऐसे में, साथ ही साथ मेडिकल कंडीशंस डेवलप होती हैं। आपको ये देखकर शायद बड़ा अजीब लगेगा कि मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रॉब्लम्स इन फैक्टर्स की वजह से कैसे हो सकते हैं, पर ये सच है। जिन लोगों को मेडिकल डिसऑर्डर्स लंबे टाइम तक बने रहते हैं, जब उनको कंपेयर किया जाता है उन लोगों के साथ जिनमें ऐसे क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर कंडीशन नहीं होती, तो देखा जाता है कि इन लोगों के पास्ट में या उन लोगों के पीछे के जो बैकग्राउंड है उसके अंदर ये सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से इनमें क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जबकि वो लोग जिनमें क्रोनिक कंडीशंस नहीं है, लंबे समय तक बने रहने वाली मेडिकल कंडीशंस नहीं है, उनमें सोशल सपोर्ट अच्छा होगा, गरीबी नहीं होगी, पड़ोस का माहौल अच्छा मिलेगा, एडवर्स लाइफ इवेंट नहीं होंगे, अब्यूज नेग्लेक्ट लॉस के केसेस उनमें कम होंगे, ये सब देखने में आता है। लास्ट इसके अंदर हम बात करेंगे SES में आइसोलेशन की, मतलब अकेलापन, अलग थलग पड़ जाना। सोसाइटी में अच्छा हमारा स्टेटस नहीं है तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे, जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो एक पर्सन का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी कम हो जाता है, शर्म बनी रहती है, लोगों से मिलना जुलने का मन नहीं करता, हमेशा ऐसा लगता है कि शर्मिंदगी का एहसास आएगा,
लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बात करेंगे, लोग पूछते रहेंगे क्या बिजनेस करते हो, क्या जॉब करते हो, क्या पढ़ाई की है, हमेशा लोगों को फेस करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे में एक व्यक्ति थोड़ा अलग थलग आइसोलेटेड पड़ जाएगा और इस वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स तो होंगे ही होंगे, साथ ही उस पर्सन के अंदर क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो जाएंगे। अब हम यहां पर देखेंगे कि रिस्क फैक्टर्स की बात तो हो गई, पर आप देखेंगे यहां पर ये एरोस बने हैं जो बता रहे हैं कि ये सब फैक्टर्स आपस में भी एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब रिस्क फैक्टर्स की वजह से तो ये कंडीशंस हो रही हैं, मेडिकल मेंटल हेल्थ कंडीशंस, पर साथ ही साथ क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स की वजह से एडवर्स हेल्थ बिहेवियर्स और आउटकम्स देखने में आएंगे। मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को हार्ट की कोई बीमारी हो गई, हार्ट अटैक आ गया, या लंबे टाइम तक वो पर्सन जो है अपने हार्ट की प्रॉब्लम से डील कर रहा है, तो ऐसे में क्या देखने में आएगा, एक तरह का सिम्टम बर्डन आ जाएगा। मतलब उन लक्षणों का बहुत बर्डन होगा, उनको झेलना है, उनको हैंडल करना है, उनको हमेशा मैनेज करके रखना है। दिन भर का बहुत सारा समय जो है वो उस लक्षणों को हैंडल करने में, अपनी हेल्थ को बनाए रखने में ही निकल जाएगा। डिसेबिलिटी सी फील होगी, लगेगा कि लाइफ में बहुत लाचारी आ गई है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगी। तो ये सारे के सारे जो हमारे हेल्थ रिलेटेड आउटकम्स होते हैं ये इफेक्ट होंगे, जिससे कि एक व्यक्ति के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। तो आप पाएंगे कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन जुड़ी होगी। इसी तरह से अगर हम नीचे देखें, मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से डिसेबिलिटी आएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगी, सेल्फ केयर आदमी का कम होगा, मतलब खुद का ध्यान नहीं रखेंगे। वही डिप्रेशन में और सब्सटेंस अब्यूज जैसी प्रॉब्लम्स में लोग क्या करते हैं, खुद का ध्यान नहीं रखते, परवाह नहीं करते, जिम करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खान पान रखना, ये सब चीज़ों पर असर आ जाता है। लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाता है और ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आता है, जिससे कि क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर मतलब हार्ट की कंडीशन, डायबिटीज, ऑर्थराइटिस जैसी कंडीशंस, क्रोनिक पेन प्रॉब्लम्स, लिवर और किडनी के डिसीजेज, ये सारे डेवलप हो जाते हैं। तो मेंटल डिसऑर्डर दूसरे हेल्थ बिहेवियर्स पर असर डालेगा और उसकी वजह से मेडिकल डिसऑर्डर आएंगे, और इसी का उल्टा भी हम देखेंगे कि मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से लोगों की लाइफ के और दूसरे एरियाज इफेक्ट होंगे और साथ ही मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स आपस में रिलेटेड होते हैं। इसके बीच कुछ और ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाएगी, एक व्यक्ति का अपने स्ट्रेस को हैंडल करने का जो तरीका है वो इफेक्ट होगा, एक व्यक्ति जीवन में हताश हो जाएगा अगर इनमें से कोई भी बीमारियां हो रही हैं। जैसे मान लीजिए अगर ओबेसिटी है, लंबे टाइम से मोटापा है, तो होगा क्या, एक पर्सन की जो सेल्फ इमेज है, अपनी बॉडी इमेज, सेल्फ इमेज, वो लो हो जाएगी। एक पर्सन का कॉन्फिडेंस रिड्यूस होगा, इसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा आइसोलेशन होगा, वो अपना लाइफस्टाइल सेडेंटरी बना लेगा, स्मोकिंग या अल्कोहल की प्रॉब्लम हो सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। तो मोटापे की वजह से एक व्यक्ति का खुद को देखने का नजरिया कम होगा और साथ ही उसके लोगों के साथ संबंध पर असर पड़ेगा। ऐसे में उसे मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसके बाद धीरे धीरे अगर ये सब प्रॉब्लम्स लंबे टाइम तक चलती रहेंगी तो मेडिकल डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपस में रिलेटेड हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे सब चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर है, सिर्फ डिप्रेशन है, नहीं। डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी वीक होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, नकारात्मक सोच बढ़ेगी, लाइफस्टाइल में चेंज आ जाएगा, एक व्यक्ति अपना लोगों से मिलना जुलना कम करेगा, सोशल सपोर्ट की कमी महसूस करेगा, आइसोलेटेड सा फील करेगा, हारा हुआ महसूस करेगा, शराब सिगरेट लेने का ज्यादा मन करेगा, सुसाइडल थॉट आएंगी, अच्छी डाइट नहीं लेगा व्यक्ति, एक्सरसाइज नहीं करेगा, घूमेगा फिरेगा नहीं, लोगों से सोशल रिलेशंस इफेक्ट होंगी, काम धंधे पे नहीं जाएगा, पड़ा एक व्यक्ति का शरीर जो है वो बिल्कुल सड़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, विटामिन डी कम हो जाएगा, और भी ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। और लंबे टाइम तक ये सब मेंटल हेल्थ इशू बने रहने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगी। तो ये सारे सब आपस में रिलेटेड है। तो जैसा आपने देखा कि ये सारे जो मेंटल फिजिकल हेल्थ के बीच के जो सारे कनेक्शंस हैं, सारे जो एसोसिएशंस हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, ये एक बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही सिंपल सा मॉडल था। ध्यान दें यहां पर रिस्क फैक्टर्स पर जोर है। ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये हम सबकी लाइफ में मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये तो आम स्ट्रेस वाली कंडीशंस हैं, सबकी लाइफ में होती हैं। पर यहां ध्यान देने की जरूरत यह है कि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होंगी, रिस्क फैक्टर्स मतलब प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, पर उनको हम कितना अच्छे से, कितना टाइमली मैनेज कर लेते हैं, उनको किस तरह से दूर कर लेते हैं, ये डिसाइड करेगा कि लंबे टाइम में मेंटल और फिजिकल हेल्थ कंडीशंस हो रही हैं नहीं हो रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम लंबे टाइम तक अगर बनी रहेगी, मतलब वो प्रॉब्लम्स की बात हो रही है जो इंसान के कंट्रोल में है। जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल अगर उसको हम थोड़ा सा साइड में रखें
तो वो सारी कंडीशंस जो कि हमारे कंट्रोल में है, जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, अगर फिर भी हम इन रिस्क फैक्टर्स को या इन कंडीशंस को दूर नहीं कर रहे, तो लापरवाही की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से, कम इंफॉर्मेशन नॉलेज की वजह से लंबे टाइम तक खिंचते ये जो एक कंडीशन डेवलप होगी, तो दूसरी तीसरी सारी कंडीशंस जो हैं ये किसी ना किसी तरह से एक व्यक्ति में डेवलप होगी। और हर पर्सन का कोई ना कोई ऐसा कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, मतलब किसी ना किसी बीमारी के लिए लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। कोई डायबिटीज के लिए जेनेटिक उसका फैक्टर मौजूद है, किसी का हार्ट कंडीशन के लिए है, किसी का कैंसर के लिए है, तो किसी का कुछ तो किसी का कुछ। तो एक डेवलप होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस बना रहेगा, तो धीरे धीरे दूसरी तीसरी कंडीशन मेंटल वाली और जो सब है वो डेवलप हो सकती है। तो इसलिए सही टाइम पर सही तरीके से इनको मैनेज करना जरूरी है। आप पाएंगे कि जो मेडिकल क्रोनिक कंडीशंस हैं उनके इलाज में खर्चा बहुत आता है, तो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का बहुत बड़ा रोल है हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ में। अच्छा पैसा है, अच्छा हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो फिजिकल हेल्थ तो मेंटेन हो ही जाएगी, क्योंकि किसी ना किसी तरह से अच्छे हॉस्पिटलों पे खर्चा करके एक व्यक्ति अपना इलाज करा लेगा, और इसी के साथ धीरे धीरे मेंटल हेल्थ भी दूर होती है। तो इस तरह से हम पाएंगे कि सारे फैक्टर्स आपस में रिलेटेड हैं, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बहुत ज्यादा इस पर इंपॉर्टेंस दी गई है। इसी के साथ चाइल्डहुड इंसिडेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और लाइफ में किसी भी तरह के क्रोनिक स्ट्रेसर्स या एडवर्स लाइफ इवेंट्स जो है उनकी भी इंपॉर्टेंस होती है। तो मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि सब लोगों की प्रॉब्लम्स एक जैसी होती हैं, सब लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो क्या बड़ी बात हो गई। नहीं, वो प्रॉब्लम्स का बना रहना, उन प्रॉब्लम्स को दूर ना करना और उन प्रॉब्लम्स के लिए सीरियसली कोई स्टेप्स ना लेना बड़ी प्रॉब्लम बनते हैं, मतलब बड़ी बीमारी का कारण बनते हैं। तो यहां मेन मुद्दा, मेन इशू यही है कि जो समझने की बात है वो यही कि प्रॉब्लम्स जो कि कंट्रोल की जा सकती हैं उनको टाइमली दूर कर लिया जाए, चाहे मेडिकल हो, चाहे मेंटल हेल्थ कंडीशन हो या कोई दूसरे फैक्टर्स हो, ताकि और बड़े रिस्क प्रिवेंट किए जा सके। नहीं तो पूरी जिंदगी जो है वो बस बीमारियों से लड़ने में, दवा से इलाज कराने में, सर्जरी कराने में, डॉक्टरों के चक्कर काटने में निकल जाएगी। इसलिए जरूरी यही है कि हम मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ कंडीशंस को एक तरह से देखें और दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, और जो हेल्थ का जो मामला है, हेल्थ जो पूरा जो इशू है वो मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को इंक्लूड करके देखा जाए। एक को मैनेज करने से दूसरी भी मैनेज हो जाएगी, दूसरी में भी फर्क जरूर आएगा। और जितना ज्यादा हम मेडिकल और मेंटल दोनों टाइप के डिसऑर्डर्स को आपस में कनेक्टेड देखेंगे, बॉडी माइंड ब्रेन सबको आपस में कनेक्टेड देखेंगे, उतना ज्यादा हम सही डिसीजन, सही एक्शन ले पाएंगे। बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस दवाओं से ठीक नहीं हो पाती। इनफैक्ट कुछ ही प्रतिशत ऐसे पेशेंट होते हैं, 10, 20, 30% पेशेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ दवाओं से जिनकी मेंटल इलनेस जो है वो दूर हो पाती है, पर बाकी लोगों को अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए अपने रिस्क फैक्टर्स को कम करना होता है, जिससे कि उनकी ओवरऑल हेल्थ बेटर हो पाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो पाए। तो ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। इस तरह की और वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।